साथियों, आज हम यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है भारत में पंचायती राज और उसकी समितियाँ। मित्रों, हमें पता है कि भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान और पंचायत राज लागू करने वाला दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी केंद्र सरकार को कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण स्तर में कोई एजेंसी कार्यरत नहीं है। केवल जिला अधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कार्यक्रमों की सफलता के लिए हमें ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा। तो मित्रों, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की थी, जिसको केंद्र सरकार ने तुरंत मानते हुए आदेश जारी कर दिया था। और राजस्थान की धरा वो पंचायत राज की पावन धरा रही जिसने नागौर से पंचायत राज की शुरुआत की थी। तो आइए हम चर्चा करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी की। इसने सरकार को 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में पंचायत राज का ढांचा त्रिस्तरीय बताया गया है और इसमें निचला स्तर ग्राम पंचायत, मध्य यानी तहसील स्तर पर पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक या खंड कहते हैं, और तीसरा टॉप लेवल का ऑफिस होगा जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायतें पूर्ण रूप से निर्वाचित इकाइयां होनी चाहिए। इसमें पंच और सरपंच निर्वाचित होने चाहिए। पंचायतों में महिलाओं के 2 स्थान आरक्षित होने चाहिए। यानी पहले 1994 से पहले का जो पंचायत राज अधिनियम पुराने वाला था उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, SC/ST के लिए भी आरक्षण नहीं था। तो उनको यदि वो चुनाव में जीत के आ जाती थी महिला सामान्य वार्डों से, SC/ST के लोग भी सामान्य वार्डों से, तब तो अलग बात थी, वरना उनको अलग से नॉमिनेट किया जाता था सरपंच के द्वारा। वो प्रावधान अब नहीं है क्योंकि 33% ऑलरेडी आरक्षण इनको दिया जा चुका है। तो पंचायतों में महिलाओं के 2 और SC और ST के 1-1 सदस्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान होना चाहिए। पंचायत का अपने क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले सभी विकास कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का कार्य केवल नियोजन, निरीक्षण और निर्देशन तक सीमित होना चाहिए। यानी सरकार ऊपर से उनकी मॉनिटरिंग करती रहे, लेकिन वास्तव में काम कौन करेगा? वो एजेंसी होगी ग्राम पंचायत। केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशन और नियंत्रण ब्लॉक स्तर पर होने चाहिए। समस्त आर्थिक सहायता पंचायत समिति के माध्यम से दी जानी चाहिए। सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सड़कों का रखरखाव तथा भूमि प्रबंधन ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य निर्धारित होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है और तत्कालीन नेहरू सरकार ने तुरंत एक्शन करते हुए पूरे देश में पंचायत राज लागू करने की घोषणा की थी। फिर जनता पार्टी की सरकार के समय अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सक्रिय और उत्कृष्ट बनाने के लिए भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1977 को मोरारजी भाई सरकार को सौंपी, जिसमें निम्न सिफारिशें की गई थी। यानी पंचायत राज का ढांचा त्रिस्तरीय नहीं होकर द्विस्तरीय होना चाहिए। देखिए, बलवंत राय मेहता से थोड़ी उल्टी बात कह दी इन्होंने। बलवंत राय मेहता ने कहा था कि पंचायत राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, जबकि अशोक मेहता ने यह कहा कि पंचायत राज का ढांचा द्विस्तरीय होना चाहिए।
यानी निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। जो मध्यवर्ती स्तर है यानी पंचायत समिति है, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। अशोक मेहता ने यह कहा कि पंचायत समिति का निर्माण होना ही नहीं चाहिए। फिर जिला मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत हो गई। यानी अभी जो ग्राम पंचायत की बात ये जो हम कर रहे हैं, उन्होंने अशोक मेहता ने कहा था कि ग्राम पंचायत का स्वरूप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो मंडल का रूप ले, एक ग्राम तक सीमित नहीं रहे। अशोक मेहता समिति ने यह कहा कि जिला परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए, यानी जिला परिषद के मेंबर चुने जाने चाहिए। जो वर्तमान में चुने जा रहे हैं वो व्यवस्था उन्होंने पहले ही सुझा दी थी। जिला परिषद का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए, यानी कोई आईएएस वगैरह आरएस अधिकारी ये जिला परिषद के जिला प्रमुख नहीं हों। जिला परिषदों को जिलाधिकारी के अधीन किया जाना चाहिए। जिला परिषद के बाद मंडल पंचायत को विकास कार्यक्रम का आधारभूत संगठन बनाया जाना चाहिए। मंडल पंचायतों का गठन कई गांवों से मिलाकर करना होगा। ये मंडल पंचायतें 15,000 से लेकर के 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जाएंगी। पंचायतों को केवल जनता के विचार जानने की सभा नहीं बनाया जाए, बल्कि उन्हें उपलब्ध संसाधनों से स्वयं अपने लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद जिले की योजनाएं बनाए, मंडल पंचायत अपने अधीन आने वाले समस्त गांवों की योजना बनाए। जिला स्तर पर जिला बनाने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम तैयार लगातार होते रहने चाहिए। जिला परिषद और मंडल पंचायतों को पर्याप्त रूप से राशि हस्तांतरित करते रहना चाहिए। जिले की समस्त विकास पर गतिविधियों का जिनका संचालन अब तक राज्य सरकार द्वारा होता रहा है, उनको जिला परिषदों को तुरंत प्रभाव से स्थानांतरित कर देना चाहिए। आगामी सिफारिश उन्होंने की थी, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिश है मित्रों ये, कि पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए। यानी अशोक मेहता समिति ने यह कहा कि पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर होने चाहिए, जबकि वर्तमान में जिला परिषद और पंचायत समितियों को छोड़ करके पंच और सरपंच के चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। बलवंत राय मेहता ने भी यह कहा था कि पंचायतों के चुनाव गैर दलीय आधार पर हों, लेकिन अशोक मेहता ने यह कह दिया कि पंचायतें द्विस्तरीय हों और इनका चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए, यानी पार्टियां इनमें बढ़ चढ़कर भाग लें। फिर इसमें पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। देखिए अलग बात कर दी उन्होंने। बलवंत राय मेहता ने कहा था कि 5 साल कार्यकाल हो, और इन्होंने कह दिया कि कार्यकाल 4 साल हो, और प्रत्येक स्तर पर 2 ऐसी महिलाओं को भी नियुक्त किया जाए जिनको जिला परिषद के चुनाव में अधिकतम मत प्राप्त किए। अब आगामी बिंदु इसमें है मित्रों, जीवी के राव समिति। हम पंचायत राज की समितियों का अध्ययन कर रहे हैं। जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। योजना आयोग द्वारा जीवी के राव समिति का गठन 25 मार्च 1985 को हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1985 को प्रस्तुत की, जिसमें जो सुझाव दिए गए वो निम्न हैं। योजनाएं तैयार करने, उनका निर्णय लेने और उनको लागू करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाए, क्योंकि वे जनता के अधिक निकट रहती हैं, जनता के बीच रहती हैं, जनता की समस्याओं को अच्छे ढंग से समझती हैं। जिला स्तर पर एक सदस्य को 30,000 से 40,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यानी जो जिला परिषदों का गठन है उनकी चर्चा इन्होंने की थी। 1994 से पहले राजस्थान में जिला परिषद या जिला प्रमुख के चुनाव में सरपंच भाग लेते थे, जिले के प्रधान भाग लेते थे, विधायक भाग लेते थे। लेकिन आधुनिक पंचायत राज एक्ट ने
जिला प्रमुख के चुनाव के लिए अलग सदस्यों का प्रावधान कर दिया है। समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं का इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए। देखिए मित्रों, अलग चर्चा एकदम की है। 5 वर्ष का कार्यकाल किसने सुझाया? बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता ने 4 वर्ष का, और जीवी राव समिति ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए। जिला स्तर के सभी कार्यकाल स्पष्ट रूप से जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। जितने भी ऑफिसेज हैं वो जिला परिषद के अधीन हों। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा, पब्लिक हेल्थ, ग्रामीण जलापूर्ति, जिले की सड़कें, लघु और ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण, समाज और महिला कल्याण और सामाजिक वन पालन जिला परिषदों को देने चाहिए। कार्य संपादन के लिए जिला परिषदों की विभिन्न समितियां गठित होनी चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का कार्य वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए। जैसे वर्तमान में राज्य वित्त आयोग करता है कि राज्य के करों में से कितना हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाए, कितना राज्य सरकार को सौंपा जाए और कितना नगरीय संस्थाओं को दिया जाए। तो ये अनुशंसा भी जीवी राव समिति ने बहुत पहले कर दी थी। जिला स्तर के नीचे पंचायत समितियां मंडल पंचायत गठित होनी चाहिए और इनका गठन और संरचना जिला परिषद जैसी होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा हो। पंचायत समितियां ग्राम व मंडल पंचायत स्तर पर बच्चों, महिलाओं और प्रौढ़ों के कल्याण के लिए उप समितियों का गठन होना चाहिए। जो विभिन्न स्वयं समाज सेवी संस्थाएं ग्रामों में कार्य कर रही हैं, पंचायतों का विभिन्न समितियों से उनकी सेवाएं लेना चाहिए। आगामी आता है मित्रों LM सिंघवी समिति, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जो भारत के प्रसिद्ध कानूनविद थे। LM सिंघवी की अध्यक्षता में 16 जून 1986 को पंचायत राज संबंधी प्रपत्र जारी करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई, जिसने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने पंचायत का अवलोकन व मूल्यांकन करने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की। इनमें प्रमुख सिफारिशें पंचायत राज प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिश है कि पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिले, ताकि इन्हें राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों के हस्तक्षेपों से दूर रखा जाए। समिति ने पहली बार पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा भी तैयार किया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया, ताकि जनता अधिक से अधिक पंचायतों के कार्यों में सहभागी बन सके। मित्रों, 73वां संविधान संशोधन नरसिम्हा राव सरकार ने लागू किया था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार से पहले भी जो भारत की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, जितना बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला, वो थी राजीव गांधी की सरकार, जिसके पास लोकसभा की 415 सीटें थी। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी वो पंचायत राज अधिनियम को दोनों सदनों से पारित नहीं करवा पाई। राजीव गांधी की सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में रखा था। मित्रों, 15 मई 1989 को संसद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। पंचायत राज संस्थाओं का ढांचा त्रिस्तरीय होगा। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनको द्विस्तरीय ढांचा अपनी इच्छा से वो अपना सकते हैं। त्रिस्तरीय भी अपना सकते हैं, लेकिन त्रिस्तरीय की उनके लिए बाध्यता नहीं होगी। पंचायत में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। यह प्रयास राजीव गांधी की सरकार ने सबसे पहले किया था। महिलाओं का यह आरक्षण SC और ST को प्राप्त आरक्षण के अलावा दिया जाएगा। यानी SC और ST के लिए आरक्षण का भी सबसे पहले प्रावधान करने का प्रयास राजीव गांधी ने किया। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। मित्रों, हम राजस्थान का पीछे का इतिहास देखते हैं पंचायत राज का, तो एक बार 13 वर्ष तक के लिए सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ था। जो निर्वाचित सरपंच 3 वर्ष के लिए वे थे, राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया और वो 13 वर्ष तक सरपंच के रूप में काम करते रहे। और जब 88 में 1988 में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए, तो उन संस्थाओं को 1991 में सरकार ने भंग कर दिया था और करीबन 4 साल तक राजकीय कर्मचारियों को
सरपंचों के स्थान पर प्रशासक के रूप में रखा था, लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है। तो राजीव गांधी की सरकार ने यह प्रयास किया था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाएगा। यदि किसी पंचायत का निर्धारित अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा और पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र में भीतर विकास की योजनाओं का निर्माण करने का पूर्ण अधिकार होगा। मित्रों, ये 64वां संविधान संशोधन सरकार पारित नहीं करवा पाई और अपने दल की और अपने पूर्व प्रधानमंत्री की भावनाओं को समझते हुए देश और सदियों से शोषित समाज को राष्ट्र की और विकेंद्रीकरण की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नरसिंह राव की सरकार ने 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू करके पंचायती राज संस्थाओं में SC, ST और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कर दिए। 5 वर्ष इनका कार्यकाल निश्चित कर दिया और आज हम जो पंचायती राज संस्थाएं देखते हैं दिन प्रतिदिन ये सक्षम होती जा रही हैं। इनको केंद्रीय बजट में हिस्सा मिलने लग गया, राज्य बजट में हिस्सा इनको मिलने लग गया, इनके लिए अलग से वित्त आयोग बन गए और समाज का जो दबा कुचला वर्ग था, सदियों से शोषित था, जहाँ सदियों से जिन परिवारों में अंधेरा था, वहाँ पंचायती राज के रूप में एक नया दीपक जलने लग गया। SC, ST वर्ग की महिलाएं आगे आने लग गई। वो पंच, सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य बनके आज अच्छे ढंग से काम कर रही है। यही मंशा हमारे संविधान निर्माताओं की थी और धीरे धीरे हमारा लोकतंत्र इन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से परवान पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद मित्रों।